बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी सिम्टम्स का ज़िक्र तो मैं कर चुका अपनी पिछली वीडियो के अंदर कि गुर्दे के कौन से होते हैं, लेकिन मैंने कहा था एक गुर्दे का फेलियर ऐसा भी होता है जिसके अंदर कोई ज़्यादा सिम्टम्स मौजूद ही नहीं होते। अब इसको साइलेंट किलर भी कहा जा सकता है, लेकिन ये बहुत कॉमन है और पाकिस्तान के अंदर बाकी दुनिया की निस्बत मुझे ज़्यादा कॉमन मिला अपने पेशेंट में, हज़ारों की तादाद में। इसके अंदर ना तो पाँव पे सोजिश होती है, ना आँखों के गिर्द सोजिश होती है, और बहुत लेट स्टेजेस पे जाके जब हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, सिर्फ उस स्टेज पे जाके थोड़ा सा सांस में दुश्वारी शुरू होती है, और वो तेज़ाबियत की वजह से होती है। गर्ज़ है कि इसके अंदर पेशाब में कमी भी नहीं होती। सुनने में अजीब सी बात लगती है, लेकिन गुर्दे का फेलियर एक ऐसा भी है जिसके अंदर ना पेशाब में कमी होगी, ना इसके अंदर जिस्म पे स्वेलिंग हो, और अमूमी तौर पे इसकी वजह से जब अलामतें नहीं आती तो छोटी अलामतें जो इसके साथ आ रही होती हैं लोग इसे इग्नोर करते हैं और एडवांस स्टेज पे जाके पता चलता है। इसको कैसे डिटेक्ट करना है मैं इस वीडियो के अंदर आम लोगों के लिए कुछ वो भी बताऊंगा। इसका नाम अमूमी तौर पे है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हम कहते हैं। एक इसकी एक्यूट वैरायटी है जो 3 महीने से कम की है, और एक इसकी वैरायटी है जो ज़्यादा अरसे से चल रहा है, 3 महीने से ज़्यादा, उसे हम क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कहते हैं। अगर आम ज़बान में इसको समझाने की मैं कोशिश करूं तो इसका मतलब ये है कि ये गुर्दे की एक किस्म की एलर्जी है। अब गुर्दे की एलर्जी स्किन की एलर्जी से मुख्तलिफ है, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि जिस्म में कहीं और एलर्जी हो, लेकिन जो लोगों के जिस्म में किसी किस्म की दूसरी एलर्जी मौजूद है, दमा है उनके स्किन पे, आसानी से कोई चीज़ कपड़ा पहनते हैं, कोई ज्वेलरी पहनते हैं तो उससे एलर्जी हो जाती है, उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो इसमें मुब्तला हों। क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की पहले मैं काजेज़ मोटी मोटी गिनवा दूँ। अमूमी तौर पे इसकी, जैसे मैंने एलर्जी का जिक्र किया, तो बेशुमार दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से ये हो सकती है। इनमें से मशहूर की बात की जाए तो दर्दों की दवाइयाँ, और डाइक्लोरान, पॉन्स्टॉन, सिनफ्लेक्स, नेम्स, ये मैं ब्रांड इसलिए बता रहा हूँ कि आम लोग इनसे मानूस हैं, इनके सॉल्ट नेम से, और आम लोगों को नहीं पता होता, और इस तरह की बेशुमार हो रहे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता। एनसेड्स कैटेगरी की मेडिसिन जो सी है वो इसके अंदर बहुत अहम रोल प्ले करती है। अब कुछ ऐसी दवाइयाँ जो दर्दों की नहीं हैं लेकिन उनसे भी हो सकती है, जैसे यूरिक एसिड के लिए दी जाने वाली दवाइयाँ ज़ाइलोरिक के नाम से मशहूर है, उसमें एलोपिरेनॉल होता है, और फेबोक्सोस्टैट है जो यूरिक एसिड के लिए न्यू जनरेशन ड्रग है, वो भी इस्तेमाल होती है। ये बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, बहुत कारआमद हैं, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद इसमें से भी एक सर्टन पॉपुलेशन ऐसी होती है जिसको इसकी वजह से एलर्जी हो सकती है। अब इसकी गुर्दे को जो सी एलर्जी है वो डिटेक्ट होती है जब गुर्दे के टेस्ट हम करवाते हैं तो उसमें ख़राबी आती है, यानी कि यूरिक एसिड के लिए दवाई शुरू की गई और शुरू में क्रेटिनिन ठीक थी, कुछ अर्सा बाद करवाई गई तो क्रेटिनिन डिस्टर्ब हो गई, यूरिक एसिड नीचे आ गया। ये सीसॉ का खेल चल रहा था। फिर यूरिक एसिड की दवाई बंद होती है तो क्रेटिनिन बेहतर हो जाती है, लेकिन यूरिक एसिड बढ़ जाता है, दोबारा स्टार्ट होती है तो फिर वही साइकिल शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, सेप्ट्रॉन से भी कई लोगों को प्रॉब्लम आता है, कुछ और एंटीबायोटिक्स हैं बेशुमार जिनका नाम मैं नहीं ले सकता, वो आपके फिजिशियन ने डिसाइड करना, वो आपके लिए मुमकिन नहीं है इसको डिसाइड करना, उससे भी हो सकती है। फिर कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसके अंदर होता है, वो आम ज़ुबान में बहुत ज़्यादा लोग, बल्कि डॉक्टर्स भी उसके बारे में नहीं जानते। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट इंटरस्टिशियल किडनी डिजीज़ के नाम से जानी जाती है। यंग लोगों में सेकंड एंड थर्ड डेकेड ऑफ लाइफ के अंदर इसमें गुर्दे की खराबी आती है और साथ यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसको आइडेंटिफाई करना भी इस वीडियो के स्कोप से बाहर है, वो आपका नेफ्रोलॉजिस्ट ही कर सकता है। फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बीमारी जो सी है, जो बैक एंड पे जो बीमारियाँ जीएन कर रही होती हैं वही ये बीमारी भी कर सकती है, यानी जिस्म के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है और उसकी वजह से जो सा गुर्दा है वो उस एलर्जी खाना शुरू कर देता है। अब इसकी बीमारी में होता क्या है कि आंखें खुश्क होती हैं, ऐसे लगता है आंखों में कुछ गया हुआ है, लोगों को खारिश रहती है, मुंह खुश्क रहता है, और उसके साथ भी गुर्दे इफेक्ट हो रहे होते हैं। असल में वो पीछे से जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं वही इन ग्लैंड्स को अफेक्ट करती हैं और वही गुर्दे को कर रही होती हैं। जॉर्जन सिंड्रोम के नाम से एक बीमारी है जो शायद जिन लोगों को है उनकी फैमिलीज़ उससे फेमिलियर हैं, बाकी लोगों के लिए एक नया सा नाम होगा। लेकिन समझाने की बात यह है कि अगर ऐसी निशानियां आएँ और साथ आप गुर्दे का टेस्ट करवाएं, उसमें ख़राबी हो तो उसे इग्नोर मत करें। अक्सर डॉक्टर्स की तरफ से भी इग्नोर हो जाता है कि ये आर्जी तौर पर आई होगी, आपने दर्द की दवाई खाई है, कोई बात नहीं, लेकिन मरीज़ उसके बाद टेस्ट नहीं करवाता और कुछ साल बाद जब पता चलता है तो वो एडवांस स्टेज पर चली जाती है, और एडवांस स्टेज पर जाके इरिवर्सिबल हो जाती है, हम इसे ठीक नहीं कर सकते।
اللہ تعالیٰ معجزہ دکھانے والا، کئی مریضوں کو اللہ صحت دیتا ہے، کوشش کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کی بہتری کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں مشکل بہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بے شمار چیزیں اور بھی ہیں جن کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن وہ عام لوگوں کو سمجھنا مشکل ہوگا۔ وہ اسی طرح کولیجنوپیتھی اور آٹو امیون ڈیزیز سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کو دمہ ہوتا ہے ان کے گردے کے اندر بھی، کیونکہ وہ لنگ کی الرجی دمہ کہلاتی ہے، گردے کی الرجی انٹرسٹیشل نیفرائٹس کرتی ہے، تو ان کو دیکھ لینا چاہیے۔ الرجی کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہم کرواتے ہیں۔ ایک ٹیسٹ IgE لیولز، وہ عمومی طور پہ کتابوں میں بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے، لیکن پاکستان کی پاپولیشن میں میری آبزرویشن ہے کہ وہ جن لوگوں میں زیادہ بڑا ہوتا ہے ان کے گردے کا مرض کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑا سا الرجی سے لنکڈ ہوتا ہے۔ اس میں دوائیوں میں کچھ رد و بدل کی جائے تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس کے بارے میں کچھ بتاؤں گا کہ اس مرض کو بھی جلدی آئیڈینٹیفائی کرنے کا طریقہ کاری ہے۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی علامتیں ہیں یا آپ یہ میڈیسن استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی بھوک کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، نکاہت تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے، آپ کی HB کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہیموگلوبن یا خون کی طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس صورت کے اندر آپ کو فوری طور پہ اپنے ٹیسٹ گردے کے کروانا چاہیے۔ گردے کی فیلئر کے لیے کون کون سے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اس کی چھوٹی علیحدہ ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ یہ بہت لمبی ویڈیو ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کو سویلنگ نہیں ہے، اگر آپ کو کسی قسم کی درد نہیں ہے، اگر آپ کو سانس اتنا خراب نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گردہ خراب نہیں ہو سکتا، اسے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور یہ وہ گردے کی خرابی ہے جس میں مریض کی ویجیلنس اور مریض کا اپنے بارے میں کنسرن ہونا بڑا اہم رول پلے کرتا ہے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی ناصر ہو۔ شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ صحت کے متعلق تمام ٹپس آپ تک پہنچتی رہیں۔